हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का न्यू चैप्टर नंबर 3 वाटर। सो वाटर चैप्टर बेसिकली क्लास 8 में भी था। सो सबसे पहले आप क्लास 8 वाला वीडियो जाके देखिए, उसके बाद क्लास 9 वाला, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। वाटर चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं पार्ट्स 5 बनाऊँगी। सो 3A में है वाटर। फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। केमिकल नेम क्या होता है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इंट्रोडक्शंस क्या कहते हैं? सो वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड विथ वाटर। सो मोर देन 70% जो अर्थ का एरिया होता है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है वाटर ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। However, hardly 2.5% of this water make up the world supply of fresh water। और सिर्फ 2.5% ही है जो कि फ्रेश वाटर है, इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। सो वाटर ऑल 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एज अ सॉलिड, आइस के रूप में वो एग्जिस्ट करता है, और आइस क्या है? एक सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। एंड गैस के रूप में क्या है? वाटर वेपर है। इट अकर इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट। तो वाटर जो है वो फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट में भी अकर करता है। वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सो जितना भी प्लांट, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स है, सबके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफ द एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, और एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारा बॉडी वेट का 70% क्या है? वाटर से बना होता है। Water occur in both free and combined state. Water has the ability to dissolve wide range of substance and so is considered as a universal solvent. So water का कैसा ability होता है कि वो dissolve होता है almost सारे substance के साथ, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं universal solvent. The ability of water to form solutions is responsible for all the life process occurring in nature and sustenance of life on earth. सो द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशंस, तो वाटर का जो एबिलिटी होता है सॉल्यूशंस बनने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल करता है लाइफ प्रोसेस के लिए। एट द सेम टाइम द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉल्यूशंस ऑफ वाटर। और इसी की वजह से, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण से वाटर क्या है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय रिमूविंग suspended impurities by filtrations, dissolves impurities by distillations and bacteria impurities by adding calculated amount of chlorine। So water को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं? इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, फिल्ट्रेशंस के थ्रू हटाते हैं, या फिर डिजॉल्व इम्प्योरिटी को हम लोग डिस्टिलेशंस के थ्रू भी हटाते हैं, और बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन्स ऐड करके उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है? पहला है बॉयल नेचर। तो प्योर वाटर इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। प्योर वाटर कैसा होता है? सबसे क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। मीन्स इसका ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये टेस्टलेस होता है। और जो हमें टेस्ट होता है वाटर का, वो ड्यू टू गैस एंड सॉलिड डिजॉल्व इन इट। जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें टेस्ट होता है क्योंकि उसमें गैस और सॉलिड डिजॉल्व होने के कारण, और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होने की वजह से टेस्ट होता है पानी में। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। अंडर नॉर्मल प्रेशर्स 760 mmHg प्योर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय प्रेशर्स। सो बॉइलिंग पॉइंट को कौन अफेक्ट करता है? प्रेशर्स अफेक्ट करता है। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंसिडर एज अ टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड होता है वो कंसीडर करता है टेम्परेचर्स में, जब वेपर प्रेशर्स इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के।
Thus the greater the pressures the higher the boiling point. जैसे कि प्रेशर जैसे ग्रेट होगा उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी हायर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. दिस इज द प्रिंसिपल्स बाय विच ए प्रेशर कुकर वर्क. और इसी प्रिंसिपल्स के थ्रू प्रेशर कुकर वर्क करता है. जैसे कि हिली एरिया में क्या होता है, वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस. हिली एरिया में क्या होता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के कम होने पर भी वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स बीइंग लो, क्योंकि वहाँ का हिली एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे लो होता है. 70 डिग्री सेल्सियस ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट में कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल हो जाता है. एंड सो फूड इज़ नॉट कुक्ड प्रॉपरली. और इसी की वजह से फूड जो है वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता है हिली एरिया में. देयरफॉर प्रेशर कुकर आर यूजफुल इन द हिली एरिया. इसीलिए प्रेशर कुकर को बहुत ज़्यादा यूजफुल माना है हिली एरिया में. The boiling point of waters also increase due to the presence of dissolved impurities in water. So जैसे कि impurities उसमें dissolve होगा वाटर में, उसी तरह boiling point भी increase कर जाएगा. थर्ड है freezing point of water और melting point of ice. So प्योर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो प्योर वाटर कितना डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में. अंडर नॉर्मल प्रेशर्स में द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब हम लोग प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स ऑल्सो डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन इट. अगर वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स इम्प्योरिटीज भी अफेक्ट करता है फ्रीजिंग पॉइंट को. नेक्स्ट है डेंसिटी. एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी. सो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब. एंड मिनिमम वॉल्यूम्स वाटर एक्सपेंड और फ्रिज, या फिर मिनिमम वॉल्यूम्स या फिर वाटर एक्सपेंड या फिर फ्रिज होता है. 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम 100 वॉल्यूम ऑफ आइस. सो 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर कितना बन जाएगा, 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस बन जाएगा. देयरफॉर विथ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस बीइंग 0.92 इट फ्लोट. नेक्स्ट है एनोमलस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर. वाटर हैज़ एन यूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी. वाटर का कैसा प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. When cooled, it first contract in volume. जब हम उसको ठंडा करते हैं तो पहले वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉल्यूम में. एज डू अदर लिक्विड, जैसे कि हर लिक्विड करता है उसी तरह ये भी वाटर भी क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग. पर जैसे ही वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वो फिर से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है. एंड कंटिन्यूस टू डू सो टिल द टेम्परेचर रीच 0 डिग्री सेल्सियस. और ये कंटिन्यू एक्सपेंड होते रहेगा जब तक कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं पहुँच जाता है. द पॉइंट एट विच इट फ्रीज इनटू आइस. उसका तो पॉइंट ऐसा आता है जब वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रॉपर्टी ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इनेबल मेरीन लाइफ टू एग्जिस्ट इन द कोल्डर रीजन्स है. और यही प्रॉपर्टी जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है, इसी की वजह से जो मेरीन लाइफ होता है वो एग्जिस्ट करता है कोल्डर रीजन्स में ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज इवन व्हेन द वाटर फ्रीज ऑन द सरफेस, क्योंकि जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है सरफेस एरिया में, सरफेस ऑफ द वाटर में. इट रिमेन ए लिक्विड बिलो द आइस केप. सो आइस केप तो ऊपर में क्या होता है कि वो फ्रीज हो जाता है आइस, लेकिन अंदर क्या रहता है, वो वाटर लिक्विड ही रहता है. एज द डेंसिटी ऑफ वाटर्स इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ आइस. क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ आइस से. एंड आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और आइस क्या है, सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स ऑफ आइस. The latent heat of fusions is the amount of heat required to change a substance from solid state to liquid state. So latent heat of fusions क्या कहता है कि कोई भी substance कैसा चेंज होता है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट से चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में. एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. इट्स मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो जाता है बिना कोई उसका टेम्परेचर चेंज किए. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर. और जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर करता है आइस में ताकि वो वाटर में चेंज हो सके, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स ऑफ आइस. और उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स ऑफ आइस. इट स्पेसिफिक वैल्यू इज 336 जूल पर ग्राम.
उसके स्पेसिफिक वैल्यू कितना होता है 336 जूल पर ग्राम्स और 18 केल्विन पर ग्राम. The same amount of heat is released when 1 gram of water solidified to form 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस है. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है रिलीज करता है जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है. It is an account of high specific latent heat of solidifications that lake and river do not freeze suddenly. So latent heat of fusions of ice के वजह से ही लेक या फिर रिवर वाटर जल्दी सडनली फ्रीज नहीं होता है. नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं इट चेंज टू गैसेज स्टेट, ये गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर, और जो एनर्जी रिक्वायर होता है वाटर को कन्वर्ट होने में, वाटर कन्वर्ट होता है वेपर होने में एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. मीन्स जो एनर्जी हम लोग देते हैं वाटर को ताकि वो कन्वर्ट हो सके वाटर वेपर में और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. और उसका स्पेसिफिक वैल्यू कितना आता है 2268 जूल पर ग्राम्स और 514 केल्विन पर ग्राम्स. इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट बॉडी स्वेट ड्यूरिंग हॉट वेदर, और इसी रीजन्स की वजह से बॉडी जो होता है स्वेट होता है हॉट वेदर्स में. इवापोरेशन ऑफ स्वेट टेक हीट फ्रॉम द बॉडी, और इवापोरेशन ऑफ स्वेट क्या करता है हीट को ले लेता है बॉडी से, थर्स गिविंग ए कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, और इसी की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी में. The same amount of heat is released when 1 gram of steam condenses to form 1 gram of water. और जो सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग क्या करते हैं रिलीज करते हैं जब हम लोग 1 ग्राम ऑफ स्टीम को कंडेंस करते हैं टू फॉर्म क्या बनाने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. It is an account of high specific latent heat of condensations that steam causes for more serious burn than water at 100 degree Celsius. It is a sudden release of latent heat of condensation that causes the violence associated with torrential rain. Next is specific heat capacity. It has been found that 1 gram of water when heated through 1 degree Celsius always absorbs 4.2 joule or 1 calorie ऑफ हीट एनर्जी. सो ये पाया गया है कि जब हम लोग 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस में तो ये क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है 4.2 जूल या फिर 1 कैलोरीज ऑफ हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है. द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर when heated through 1 डिग्री सेल्सियस, जो फिक्स अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है 1 ग्राम ऑफ वाटर जब हम लोग हीट करते हैं थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस में, उसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Water, because of its high specific heat, is commonly used as coolant in motor. वाटर का जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से हम लोग वाटर को कहाँ यूज़ करते हैं कूलेंट के तौर पर यूज़ करते हैं मोटर कार रेडिएटर में या फिर डेजर्ट कूलर में हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज़ अ रिमार्केबल सॉल्वेंट. वाटर क्या है एक रिमार्केबल सॉल्वेंट. इट डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेंस. वाटर क्या करते हैं बहुत सारा सब्सटेंस डिजॉल्व करता है फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशंस. और वो कैसा सॉल्यूशन बनता है एक्वस सॉल्यूशंस बनता है. नॉट ओनली सॉलिड बट ऑल्सो गैसेस एंड अदर लिक्विड डिजॉल्व्स इन वाटर. ना कि सॉलिड ही नहीं डिजॉल्व होता है बल्कि बहुत सारे गैसेस भी लिक्विड में क्या होता है डिजॉल्व होता है. बहुत सारे गैसेस और अदर लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो सकता है. हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एब्सोल्यूट प्योर वाटर नेचर. इसीलिए बहुत मुश्किल होता है एब्सोल्यूट प्योर वाटर फाइंड करना नेचर्स में. फॉर द सेम रीज़न वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और इसी रीज़न की वजह से वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. वाटर हैज़ एन हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वाटर को हम लोग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. एज अ रिजल्ट इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शंस. ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शंस को बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को. और डिजॉल्व हो जाते हैं इवन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी डिजॉल्व हो जाते हैं विच आर यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट. जो कि क्या है एक इलेक्ट्रोवैलेंट है.
Let's do an experiment to show that ordinary tap water content dissolves solid. Procedure: put some tap water on a clean watch glass and place it over a beaker containing water. So हम लोग क्या करते हैं, टैप वाटर को सबसे पहले लेते हैं क्लीन वॉच ग्लास में, उसके बाद हम लोग उसको बीकर में रख देते हैं कंटेनिंग जिसमें वाटर रखा हुआ है एज अ शोन इन फिगर 3.5. ठीक है. बॉयल द वाटर इन अ बीकर. अब जो वाटर है बीकर में उसको पहले बॉयल करते हैं. When all the water has evaporated, जब सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा फ्रॉम द वॉच ग्लास से, जब सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर एंड लेट इट कूल. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा तब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑन लुकिंग एट द वॉच ग्लास अगेंस्ट लाइट, जब हम लोग वॉच ग्लास को देखेंगे लाइट में लाके, ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रिंग ऑफ सॉलिड मैटर आर सीन. यहाँ पे बहुत सारा सॉलिड मैटर सीन करेगा, नंबर ऑफ सॉलिड मैटर रिंग की तरह सीन करेगा. दिस आर दैट द डिजॉल्व सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर. और ये क्या प्रूव करता है कि टैप वाटर में बहुत सारा डिजॉल्व सॉलिड होता है जो कि इवेपोरेशन के बाद वो नीचे बॉटम में रह गया. इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर. वाटर में जो सॉल्ट डिजॉल्व होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर आर सॉल्ट, मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज. सो जो सॉलिड मटेरियल्स होता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो एज ए सॉल्ट होता है, मिनरल्स होता है या फिर इम्प्योरिटीज होता है. सॉल्ट एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. जो सॉल्ट और मिनरल्स डिजॉल्व होता है वाटर में वो एसेंशियल ग्रोथ करता है, हेल्प करता है ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट का. दे एड टेस्ट वाटर, ये वाटर में टेस्ट भी प्रोवाइड करता है. दे सप्लाई द एसेंशियल मिनरल्स नीड बाय आवर बॉडी. और ये हमारे बॉडी में एसेंशियल मिनरल्स को सप्लाई करता है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है. एयर डिजॉल्व्स इन वाटर, एयर भी डिजॉल्व होता है वाटर में. एयर इज़ प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट इन ऑल द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. एयर प्रेजेंट होता है डिजॉल्व स्टेट में इन सारा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में क्या होता है, एयर डिजॉल्व होता है. ऑफ द टू मेन कंपोनेंट ऑफ एयर आर, जो दो मेन कंपोनेंट एयर का होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि एयर का दो मेन कंपोनेंट होता है. ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन के. The compositions of air dissolves in water is 33% ऑक्सीजन. और जो compositions of air जो dissolves होता है वाटर में वो कितना होता है, 33% ऑक्सीजन होता है और 66% नाइट्रोजन होता है एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. Let's do an experiment to show that tap water content dissolves gas. Procedure: fill a round bottle flask completely with tap water and arrange the apparatus as shown in figure. So हम लोग क्या करेंगे, एक राउंड बोतल फ्लैक्स लेंगे जिसमें कि टैप वाटर को फिल कर लेंगे कम्प्लीटली, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में. टू शो द वाटर कंटेंट डिजॉल्व गैस है. यहाँ पे एक टैप वाटर को डिजॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे एक बर्नर लगा देते हैं और यहाँ ये जो स्टॉप एक लगा दिया गया है. एक ग्रेजुएटेड ट्यूब और burette filled completely with water is inverted over the end of the delivery tube in a trough of water. यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाया गया है. हीट द वाटर इन अ फ्लैक्स, उसके बाद इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे. ऑब्जर्वेशंस क्या ऑब्जर्व करेंगे, गैस बबल्स आर सीन स्केपिंग फ्रॉम वाटर. तो क्या इसके ऑब्जर्व करेंगे कि गैस बबल जो होगा वो अपीयर करेगा, देखने मिलेगा. दे आर कलेक्ट इन ए ग्रेजुएटेड ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. और वो गैस कैसे कलेक्ट हो जाएगा, जैसे जैसे वाटर नीचे की ओर आएगा उस तरह गैस ऊपर कलेक्ट होते रहेगा. द वाटर वेपर, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैसेस कंडेंस एंड ऑन कमिंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कोल्ड वाटर इन द ट्यूब. और जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है गैसेस में कंडेंस हो जाएगा ऑन कमिंग इन कॉन्ट्रैक्ट विथ कोल्ड वाटर इन द बबल. सो इससे क्या कंक्लूजन्स हुआ, द रिमेनिंग गैसेस कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर एंड दे स्केप ऑन हीटिंग. जो रिमेनिंग गैस होता है जो वाटर में कम फ्रॉम द एयर, जो एयर से आता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में और वो स्केप हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं. रीड द वॉल्यूम द गैस दस कलेक्टेड, और हम फिर उसको
वॉल्यूम को रीड कर लेते हैं, गैस का जो वॉल्यूम है उसको रीड कर लेंगे जो कलेक्टेड हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस या फिर एयर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब शो द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैस इन टेप वाटर। और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस या फिर एयर कलेक्ट हुआ है ट्यूब में वो क्या प्रेजेंस शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैस इन टेप वाटर, कितना गैस प्रेजेंट है उस टेप वाटर में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिजॉल्व इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, solubility of H2 in water is expressed as 0.02 volume. So solubility of H2 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 0.02 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 506 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या इंपॉर्टेंस होता है एयर डिजॉल्व्स इन वाटर का? एयर डिजॉल्व्स इन वाटर इज बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी एयर डिजॉल्व्स होता है वाटर में वो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरीन लाइफ लाइक फिश यूज द ऑक्सीजन्स ऑफ द एयर डिजॉल्व्स इन वाटर फॉर रेस्पिरेशंस। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो कौन यूज़ करते हैं? मेरीन लाइफ यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशंस के लिए। एंड थस एक्वाटिक लाइफ इज सस्टेनेबल। इसी तरह एक्वाटिक लाइफ अपना लाइफ स्पेंड करता है। 1 dm क्यूब या 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन नियरली 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सेकेंड है एक्वाटिक प्लांट मेक यूज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो एक्वाटिक प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना फूड बनाने के लिए। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर रिएक्ट विथ लाइमस्टोन। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मेरीन ऑर्गेनिज्म सच एज स्नेल, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा extract calcium carbonate from calcium bicarbonate to build their shell. So मेरीन ऑर्गेनिज्म जो स्नेल या फिर ऑस्ट्रिच होता है वो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, और वो क्या करने के लिए? ताकि वो अपना शेल बना सके। सो 3A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3B। 3B में सिर्फ सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स कंटिन्यू इट। 3-4 solutions as mixtures of solid in water. So solutions of mixtures of solid in water. A solutions is a homogeneous mixture. Solutions क्या है? एक homogeneous mixtures है of 2 or more component, जिसमें 2 या 2 से अधिक components होते हैं, whose compositions may be gradually changed by changing the relative amount of component. जिसका compositions है आधे वो change हो सकता है, ग्रेजुअली चेंज हो सकता है जब हम उसका रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को चेंज करते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशंस दैट अलाउ 1 or more component to dissolve in it to form a solutions is known as solvent. और जो मीडियम ऑफ डिसोल्यूशंस होता है जो अलाउ करता है 1 or more component को डिसॉल्व करने में टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस इज नोन एज सॉल्यूट। और जो सब्सटेंस होता है डिसॉल्व होता है सॉल्यूट बनने के लिए, इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के लिए जो सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। ए सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 component इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो 2 component से बना होता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशंस विच आर मेड अप ऑफ 3 or 4 component आर कॉल्ड टर्शनरी और क्वाटरनरी। जो सॉल्यूशन 3 component से बना होता है उसको हम लोग टर्शनरी कहते हैं, और जो 4 component से बना होता है उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशंस कहते हैं एंड रेस्पेक्टिवली। हेयर वी शैल डील विथ बाइनरी सॉल्यूशंस। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपोस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट क्रिस्टल डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म स्लाइन वाटर। जब सॉल्ट क्रिस्टल को हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है? स्लेन वाटर बनता है। द सॉल्ट इज क्लासिफाइड एज सॉल्यूट। और सॉल्ट को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में डिजॉल्व हो वाटर में, और वाटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं सॉल्वेंट में। एंड द स्लेन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। और जो स्लेन वाटर है वो कैसा एग्जाम्पल है? सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल है। इफ द component exist in different physical state, और जो component exist करता है different physical state में, then the solvent is that component which exist in the same phase as a final solution. For example, if sugar is dissolved in water, अगर sugar dissolves water में
द फाइनल सॉल्यूशंस इज ए लिक्विड सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस होगा। सो वाटर या फिर लिक्विड इज द सॉल्वेंट और एंड शुगर इज द सॉल्यूशन सब। सो वाटर या फिर लिक्विड क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया, एंड शुगर क्या होगा, सॉल्यूट हो गया। इफ द टू सब्सटेंस आर इन द सेम फेज, अगर दोनों सब्सटेंस सेम फेज में है, यानी कि सेम फेज स्टेट में है, द कंपोनेंट दैट इज एक्सक्यूज इज टर्म्स द सॉल्वेंट। ए सॉल्यूशन में बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग से, जैसे कि लिक्विड विथ अनदर लिक्विड के साथ जब हम लोग मिक्स करेंगे तो वाटर एंड अल्कोहल को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जब हम लोग सॉलिड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो शुगर सॉल्यूशंस हो गया इसका एग्जांपल। लिक्विड को जब मिक्स किया गैस के साथ तो सोडा वाटर एग्जांपल हो गया। सोडा क्या है, एक गैस है, सोडा वाटर क्या है, एक गैस सॉल्यूशंस है। ए सॉलिड विथ अनदर सॉलिड के साथ जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एलॉय बनेगा, इसका एग्जांपल है। ए होमोजेनियस सॉल्यूशंस ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इनटू और एक सॉल्यूशन सॉलिड और दूसरा भी सॉलिड हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमन मेटल एलॉय आर सॉलिड सॉल्यूशन, जितना भी कॉमन मेटल एलॉय है उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन में रखते हैं। द गोल्ड इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, जो हम लोग गोल्ड यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए उसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन है, वो सॉलिड सॉल्यूशंस है, जिसमें कंटेनिंग होता है गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर और सिल्वर, जिसमें कंटेनिंग होता है गोल्ड या फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर या फिर सिल्वर रहता है। ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ब्रास भी क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक होता है। और कॉपर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड जिंक एज ए सॉलिड। यह कॉपर कैसे एक्ट करता है, सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, और जिंक एज ए सॉल्यूट के तौर पे एक्ट करता है। A solutions in which the size of solute particles is about 10 to the power -10 मीटर is called true solutions। ऐसा सॉल्यूशन जिसका साइज पार्टिकल सॉल्यूट का जो साइज पार्टिकल है वो 10 to the power -10 मीटर हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। In a true solution, the solute particles and the solvent molecules cannot be distinguished even under a microscope। और ये true solutions में क्या होता है कि solute particles या and the solvent molecules को हम लोग distinguish नहीं कर सकते हैं even microscope में भी। इन कॉमन यूज, इसका कहाँ कॉमन यूज होता है, द टर्म सॉल्यूशंस एक्चुअली मीन्स ट्रू सॉल्यूशन, और जो टर्म सॉल्यूशंस यूज होता है उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर्स, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल अबाउट 10 to the power -10 मीटर, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है अबाउट 10 to the power -10 मीटर्स। इट इज़ ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशंस, इसका जो कंपोनेंट है उसको हम लोग फिल्ट्रेशंस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशंस डू नॉट सेटल डाउन, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है सॉल्यूशंस का वो सेटल डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी डिजोल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और ज़्यादा हम लोग सब सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर्स में, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। प्रिपेरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। टेक 100 ग्राम ऑफ डिस्टिलेटेड वाटर, लेते हैं हम 100 ग्राम ऑफ डिस्टिलेटेड वाटर को लेते हैं इन ए बीकर में। ऐड 1 ग्राम ऑफ नाइट्रेट एंड स्टीर विथ ए ग्लास रॉड टिल द नाइट्रेट डिजोल्व। और हम लोग उसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रेट को ऐड कर लेते हैं और स्टीर विद ए ग्लास रॉड टिल द नाइट्रेट, जब तक नाइट्रेट डिजोल्व ना हो जाए। ऐड 1 ग्राम ऑफ मोर ऑफ नाइट्रेट एंड स्टीर इट, फिर से हम लोग 1 ग्राम ऑफ नाइट्रेट को ऐड करेंगे और फिर से उसको स्टीर करने के लिए छोड़ देंगे। इट टू विल डिजोल्व, ये फिर से डिजोल्व हो जाएगा। कंटिन्यू एडिंग ए ग्राम ऑफ नाइट्रेट एट ए टाइम, इस प्रोसेस को हम लोग रिपीटेड करेंगे जब तक वो नाइट्रेट डिजोल्व ना हो जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें और नाइट्रेट डिजोल्व नहीं होगा। विगोरसली आफ्टर ईच एडिशन ए स्टेज विल कम, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे नो मोर ऑफ द नाइट्रेट विल डिजोल्व एट अ टेम्परेचर। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे हम लोग और नाइट्रेट को डिजोल्व नहीं कर सकेंगे एट दैट टेम्परेचर्स में। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज़ लेफ्ट, ये मैटर नहीं करता कि हम लोग उसको कितना देर तक रखते हैं, ये मैटर नहीं करता है देर, और हाउ विगोरसली इट इज स्ट्रेट, और कितना देर तक उसको हम लोग स्ट्रेट करने के लिए लगते हैं। द सॉल्यूशंस इज देन सेड टू बी सैचुरेटेड, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। विथ नाइट्रेट एट ए टेम्परेचर,
दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ नाइट्री इन वाटर्स एंड इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो बिना हम लोग टेम्परेचर को चेंज किए और हम लोग नाइट्रेट को डिजोल्व नहीं कर सकते, उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ए सॉल्यूशंस इज होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ अ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में। इट कॉम्पोजिशंस में वेरी टिल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज ऑब्टेन। इसका कॉम्पोजिशंस वेरी कर सकता है टिल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज ऑब्टेन, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर लेते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, क्या इफेक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का कूलिंग में? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीज विद फॉल इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग उसका टेम्परेचर को फॉल करते हैं। थस इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज लोअर, जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का टेम्परेचर लोअर कर देते हैं, और इफ ए सॉल्यूशंस इज लेफ्ट ओपन इन एट अ हाई टेम्परेचर्स फॉर लॉन्ग, या फिर जब हम लोग सॉल्यूशंस को छोड़ देते हैं हाई टेम्परेचर्स में फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ए पार्ट ऑफ दैट डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेट आउट इन ए फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। और कुछ पार्ट ऑफ दैट डिजॉल्व सॉल्यूट क्या होता है? सेपरेट आउट हो जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में। The remaining solutions is still a saturated solutions but at a lower temperature. Effect of heating on saturated solutions, क्या effect होता है heating का saturated solutions में? If a saturated solutions is heated at a high temperature, जब हम लोग saturated solutions को heat करते हैं high temperatures में, then it become unsaturated, तो वो कैसा हो जाता है? unsaturated बन जाता है। मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं उस सॉल्यूशंस में। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैन बी मेड अनसैचुरेटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट इन इट। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग बना देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट इन इट। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ए सॉल्यूशंस इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर्स इज नॉन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर्स में, उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसा होता है? ए सॉल्यूशन दैट होल्ड मोर सॉल्यूट दैट इट कैन थियोरेटिकली डू एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हम लोग मोर सॉल्यूट को थियोरेटिकली डिजॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर्स में, उसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हीट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड डिजॉल्व सम मोर सॉल्यूट इन इट। जब हम लोग हीट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को, डिजॉल्व करते हैं उसमें ज़्यादा सॉल्यूट को, देन कूल इट बैक टू रूम टेम्परेचर, फिर इसको हम लोग कूल कर लेते हैं रूम टेम्परेचर्स में स्लोली विदाउट काउजिंग एनी डिस्टर्बेंस, बिना उसको डिस्टर्ब किए उसको कूल कर लेते हैं। दैन द रिजल्टेंट सॉल्यूशंस होल्ड मोर सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो उसमें क्या होगा कि सबसे और भी ज़्यादा सॉल्यूशंस को हम लोग और भी ज़्यादा सॉल्यूट को हम लोग उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के कंपेरिजन में। दिस इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। सिंस इट होल्ड मोर सॉल्यूट, क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्यूट होल्ड करने की कैपेसिटी है, देन इट कैन थियोरेटिकली होल्ड एट दैट टेम्परेचर। ए सुपर सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट अ टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड क्या है? सुपर सैचुरेटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर्स में कैसा होता है? वन दैट जो कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के कंपेरिजन्स में। ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज मेटासेबल एंड स्लाइट डिस्टर्बेंस लाइक शेकिंग, स्ट्रिंग स्कैचरिंग द wall of container or adding a solid crystal to the solutions, making the additions amount of solute to precipitate out, thereby resulting the formations of the saturated solutions again. Next topic है concentrations of a solutions. So concentrations of a solution is the amount of solute dissolves in a given quantity. So concentration of solutions क्या होता है कि कितना amount of solute हम लोग dissolve करते हैं given quantity of that solutions में. It can express in many ways. इसको हम लोग बहुत सारा way में express कर सकते हैं. For example, mass percentage, जैसे कि क्या है मास परसेंटेज, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये डिफाइन कैसे करता है? द मास ऑफ सॉलिड से डिफाइन करता है सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशंस में।
इट इज़ मोस्टली यूज व्हेन सॉल्यूट इज अ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे सॉल्यूट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस का कैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में क्या आता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एड 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्यूट है, और 90 ग्राम ऑफ वाटर क्या है? सॉल्यूशंस है। द कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा? 10 प्लस 19 इंटू 100, सो इज इक्वल टू 10%, 10 मास परसेंट। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। सो ये कैसा डिफाइन करता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स में प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। इट इज़ मोस्टली यूज, यहाँ पे ml का यूज़ 100 ml का यूज़ हुआ है, और मास परसेंटेज में 100 ग्राम का यूज़ हुआ है। इट इज़ मोस्टली यूज व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल इफ 30 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल को हम लोग मिक्स करते हैं 70 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू गेट 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज कैसा बनेगा? 30 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना बना? इंटू 100 करेंगे तो इसका 30% आ गया। ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये 70 जो आया वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। सो फॉर्मूला में अप्लाई करने पर ये 30% आ गया। लेट्स डू एंड सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, 2.5 लीटर्स ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 10 लीटर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे कितना दिया? 2.5 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा 2.5 लीटर्स। सेकेंड है अल्कोहल को हम लोग लीटर्स में लेते क्योंकि वो लिक्विड है। उसके बाद कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट 10 लीटर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल। सो एक्वस सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया? तो 10.0 लीटर्स हो गया। सो अब वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ परसेंट निकालने बोला, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसको हम लोग इंटू करते हैं 100 से। मीन्स हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला को ही अप्लाई किए हैं। तो ये कैसा बनेगा? जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ? 2.5 लीटर। सो 2.5 लीटर को ऊपर लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आप जानते हैं कि सॉल्यूशंस इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, तो दिया हुआ अल्कोहल का सॉल्यूशन कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 डायरेक्ट लिखते हैं इंटू 100 आया है वॉल्यूम परसेंटेज से। तो जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 25%। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को भी जब हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 फिर से कट हो जाएगा, तो 25% इज द आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है 25 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 2.45 kg ऑफ वाटर। सो 25 ग्राम ऑफ शुगर को जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं 2.45 kg ऑफ वाटर में, सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। तो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग कैलकुलेट करने बोल रहा है।
सो लेट्स डू इट। ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ SOL सॉल्यूट कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। इसी तरह जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 2.45 kg। kg को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 2.5 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2450 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशंस, मास ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, जो कि कितना हो गया, 2500 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कितना आया, क्योंकि देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, मास ऑफ सॉल्यूट आया है 50 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है 2450 ग्राम। ग्राम ग्राम सेम हो गया, तो कितना हो गया 2500 ग्राम। अब इसका मास परसेंटेज निकालना आसान है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 50 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 2500 ग्राम इंटू 100। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे टोटल 25 इंटू 250 हो जाएगा, तो 2% सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है solubility. The amount of solute that dissolves in 100 gram of solvent to form a saturated solutions at a particular temperatures is called its solubility. So कितना amount of solute dissolves है 100 gram of solvent में, ताकि वो बन सके saturated solutions बन सके at a particular temperatures में, उसको हम लोग कहते हैं solubility. Different substance dissolves at different extent. जो इतना भी substance, अलग अलग substance का अलग अलग extract होता है dissolve होने का in the same volume of given solvent. In other word they have a different solubility. In other word में क्या कहा जाता है कि अलग सबका अलग अलग solubility होता है. For example, the mass of sodium chloride and potassium nitrate that dissolves in 100 gram of water at 40 degrees Celsius are 36.5 grams and 63 grams respectively. Obviously, the solubility of potassium nitrate is greater than that of sodium chloride. So, solubility of potassium nitrate क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा sodium chloride के comparisons में. The substance that are negligible solubility is called insoluble. और जो substance जिसका negligible solubility होता है उसको हम लोग कहते हैं insoluble. Silver chloride which has 0.000015 gram as its solubility. On the other hand, a substance that has more than negligible but less than high solubility is called sparingly soluble. ऐसा substance जहाँ पे more than negligible, जिसका जो substance जिसका negligible से थोड़ा कम हो, ज़्यादा हो, but less than high solubility, बस बट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हाई solubility से, उसको हम लोग कहते हैं sparingly soluble. Calcium hydroxide which has 0.17 gram as its solubility. The substance having high solubility such as sodium chloride is simply called soluble.
तो ऐसा सब्सटेंस जिसका हाई सॉल्युबिलिटी होता है उसको वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं सॉल्यूब। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो क्या फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी में? द रेट ऑफ डिसोल्यूशंस और रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है। नंबर 1, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में वो डिपेंड करता है। द स्मॉलर द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल द ग्रेटर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सॉल्वेंट। जितना छोटा साइज ऑफ द पार्टिकल का सॉलिड पार्टिकल छोटा होगा, ग्रेटर इज द टोटल सरफेस एरिया, ज़्यादा उसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक्सपोज टू द सॉल्वेंट। देयरफॉर ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। इसमें क्या होगा? ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा सॉल्यूट में। स्ट्रिंग, this bring more of the solvent in contact with the solute and thus increase the rate of formations of solution. Third, temperature. The solubility of a gas is in a liquid always decrease with rise in temperature. जब हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो solubility of gas क्या हो जाता है? लिक्विड का कम हो जाता है। But the solubility of most solid in water usually increase. बट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? यूजुअली इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 31.6 ग्राम। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटासियम नाइट्रेट का जो वाटर में कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस का 31.6 ग्राम होता है। वेयर्स इट्स सॉल्युबिलिटी इज 16 डिग्री सेल्सियस इन 108 ग्राम, जिसका और अदर हैंड में क्या कहा जाए? सॉल्युबिलिटी ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 108 ग्राम हो जाएगा। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। इतना सारा फैक्टर क्या करता है? अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशंस द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट merely occupy the space between the particles of solvent without undergoing any chemical change. Variations in solubility of a given substance with temperatures can be shown by means of solubility. Here, solubility is plotted along the ordinated y-axis and temperatures को हम लोग along the एप्सिका में डिनोट करते हैं x-axis में। तो y-axis में क्या है? solubility और x-axis में है temperatures। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। Substance like sodium nitrate, potassium nitrate, potassium bromide, etc. show considerable increase in their solubility with a rise in temperatures. Solubility of sodium chloride increase only a little with increase in temperature. With increase in temperature. Solubility curves of substance like hydrate, calcium sulfate show that there is a decrease in their solubility with further rise in temperatures. Anomalous solubility. There are some salt whose solubility first increase and then decrease with rise in temperature. कुछ ऐसा सॉल्ट होता है जिसका solubility पहले इंक्रीज होता है और देन वो डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाबर सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी कर्व्स ऑफ गुलाबर सॉल्ट राइज टिल इट रीच 32.8 डिग्री सेल्सियस। जब वो 38.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब तक वो राइज होते रहेगा, उसके बाद सडनली क्या हो जाएगा? फॉल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज बिकॉज गुलाबर सॉल्ट इज हाइड्रस बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस एंड अनहाइड्रस अबव इट। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी कर्व्स कैन बी यूज। सॉल्युबिलिटी कर्व्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस at a particular temperatures. Second, the effect of cooling of hot solutions of different substance can be found from the curves. So effect of cooling of hot solutions को हम लोग different substance से भी found कर सकते हैं curve के through. Example, when saturated solutions is prepared at 40 डिग्री सेल्सियस, जब हम लोग saturated solutions को प्रिपेयर करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, फिर इसको ठंडा करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस में, some salt get precipitated out, और कुछ salt क्या हो जाता है? precipitate out हो जाता है। Determinations of solubility of solute at a particular temperatures. So ये इतना important नहीं है। So thank you for today. Please subscribe to my channel for the next part. I will cover the next part in the next video. Thank you.